हम इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। ये जेआईबी का टॉपिक है, यूनिट नंबर 26, डॉक्यूमेंटेशन। देखिए, लोन जब बैड होता है तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने डॉक्यूमेंट किस तरह से फिल किए थे। अगर आपने डॉक्यूमेंट फिल करते समय कुछ ऐसे फॉल्ट किए, जब वो कोर्ट में आपका केस जाएगा तो कोर्ट में जो जज है वो उन डॉक्यूमेंट्स की कमियों के आधार पर, कमियों के बेस्ड आपका जो केस है आप हार सकते हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट ही एक ऐसा लीगल पेपर है जिसको कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है और उसको बहुत वैल्यू करता है। उसकी जो भी टेक्निकल कमियां होती हैं उसकी वजह से आप लोग जो है केस हार जाते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट के लिए सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव तो मैंने बता दिया इंट्रोडक्शन में। जो मैंने बताया कि जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस डॉक्यूमेंट में कुछ, अगर एक्ट की बात करें तो उन एक्ट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट में कुछ कुछ चेंज आ सकते हैं। There are certain enactments such as Indian Contract Act, Partnership, Companies, Registration Act, Limitation Act, Stamp Act। ये डायरेक्टली लोन से रिलेटेड एक्ट है। और अगर हम बात करें कि बैंकिंग में कौन कौन से एक्ट हैं, तो बैंकिंग में आरबीआई का हो गया। आरबीआई के अलावा जो मेन है बीआर एक्ट है, एनआई एक्ट है, और इसके अलावा ये एडवांसेस के हैं। और जो नए में बात करें तो डीआरटी और अपना जो एडवांसेस में सरफेसी। तो ये जो है इंपॉर्टेंट एक्ट्स कंसीडर होते हैं बैंक्स में। ठीक है। और ये जो एक्ट है, इन्हीं एक्ट पे डॉक्यूमेंट अफेक्ट करता है। और इफेक्ट का मतलब होता है नेगेटिव इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है नेगेटिव इफेक्ट। तो इफेक्ट जो है पॉजिटिव सेंस में लिया था, अगर इफेक्ट को हम नेगेटिव सेंस में लेंगे तो उसको अफेक्ट बोलते हैं। जैसे फ्लड हैज अफेक्टेड, बाढ़ ने इतने लोगों को प्रभावित किया, तो उस कंडीशन में अफेक्ट यूज किया जाता है। ठीक है। While taking document for a credit facility, the provision of these enactment are to be kept in act में जो भी बोला गया उन सारे चीजों को आपको ध्यान में रखना। नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी ऑफ प्रोविजन ऑफ दीज enactment may be affect the validity of document। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ करा है तो डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को अफेक्ट करता है, अगर इन लॉज के, इन एक्ट के कोई भी पॉइंट्स को आप मिस कर रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लोन इज गिवन टू द माइनर अदर देन हिज नेसेसिटी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा मना किया गया है। और माइनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर करता है तो एब इनिशियो वर्ड को समझ लीजिए। एब इनिशियो का मतलब है फ्रॉम स्टार्टिंग। फ्रॉम स्टार्टिंग इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज शुरू होते ही खराब हो गई। तो अगर आपने शुरू होते ही अवॉइड हो गई, मतलब नल एंड वाइड खत्म है, कुछ उसकी वैलिडिटी या इंपॉर्टेंस नहीं होती है। ठीक है। दिस इज एज प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट की बात है। अब नीड ऑफ डॉक्यूमेंट, इसमें से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है कि आउट ऑफ दीज कौन सी नीड जो है डॉक्यूमेंट लेने के लिए नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, डॉक्यूमेंट में ही आप बोरोवर को आइडेंटिफाई करते हैं, उसका नेम लिखते हैं, उसके सिग्नेचर होते हैं, फोटो भी लग सकती है। ठीक है। सिक्योरिटी का भी डिटेल उसी डॉक्यूमेंट में जिक्र किया जाता है। और एक ये रिटन एविडेंस होता है, मैंने भी बताया था जितने भी लीगल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ये बहुत वैसा प्रूफ होता है। तो लीगल एविडेंस होता है, रिटन एविडेंस होता है, और लैंडिंग के लिए बहुत जरूरी, कोई भी लैंडिंग का ट्रांजेक्शन होता है उसके लिए होता है। ठीक है। टू इंश्योर ड्यू रिपेमेंट, रिपेमेंट की बात भी उसी डॉक्यूमेंट में होती है कि इतने इंस्टॉलमेंट में आप रिपे करेंगे, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से करेंगे। टू एंटाइटल द बैंक टू टेक लीगल स्टेप, अब यहाँ ये पहले से मैं बता रहा हूँ कि लीगल स्टेप रिकवरी के लिए कभी आप लेने जा रहे हैं या कोई भी नॉन पेमेंट पे कोई भी लीगल स्टेप बोरोवर या गारंटर के अगेंस्ट में लेंगे, तो यही डॉक्यूमेंट आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। टू क्रिएट ए वैलिड एंड इफेक्टिव सिक्योरिटी इन फेवर ऑफ सिक्योरिटी, और वैलिड और इफेक्टिव सिक्योरिटी लेने का मतलब है चार्ज क्रिएट करना। हमारे चार्ज के टॉपिक में हमने ये बात बहुत क्लियर बता दी थी कि चार्जिंग ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है। ठीक। नेक्स्ट है, because in the absence of the document capable of being legally enforceable, the bank would find it hard to prove। और ऐसी कंडीशन में प्रूव करना और एस्टेब्लिश करना कोर्ट ऑफ लॉ के सामने कि भैया ये अमाउंट इसने लिया था, हमने इसको उधार दिया था और उसने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं कि डॉक्यूमेंट की नीड क्यों है। अब बात आती है डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने काफी इन चीजों के बारे में बार बार बात भी करी है। अब अगर हम बात करें तो एक मेन डॉक्यूमेंट होता है डीपीएन। तो आप लोगों से मैं आंसर करूंगा, डीपीएन जो डॉक्यूमेंट है किन किन लोन्स में जरूरी होता है। सर डिमांड आंसर लोन करिए। सर जिसमें अपन गारंटर लेते हैं उसमें। ओडी चलिए, हाँ दीजिए आंसर, मैं भी डिस्कस करूंगा इसमें। ट्रांजैक्शन लोन टर्म लोन ट्रांजेक्शन लोन, और बताइए। क्योंकि इसमें गारंटर के साइन करवाए जाते हैं। अच्छा ठीक है। वो अगर फर्स्ट जो जिसने लोन लिया वो थंब इम्प्रेशन वाला है। हाँ मैं बताता हूँ। देखो देखो, डिमांड प्रोमिसरी नोट कहाँ कहाँ लिया जाता है। डिमांड प्रोमिसरी नोट एक तो लिया जाता है डिमांड लोन में, ओडी और सीसी में। ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसे लोन्स है कि बैंक जब भी चाहे डिमांड कर सकता है अगर उसको पैसों की जरूरत पड़ती है तो।
टर्म लोन में डीपी नोट नहीं लिया था। जब आप बैंक ज्वाइन करते हैं और आपको लोन्स में बैठा दिया था तो आप हर एक लोन में डीपी नोट ले लेते हैं, जरूरत नहीं है। डिमांड लोन, किसी भी तरह के डिमांड लोन, ओडी और सीसी में, अब सीसी में भी दो होते हैं, बिजनेस की सीसी या केसीसी, दोनों में लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ओडी की बात आती है, तो ओडी में सीसी ओडी या करंट ओडी दोनों में, तो वो वहां पे भी लिया जाएगा। तो डिमांड प्रोमिसरी नोट इस तरह का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब उसके बाद आती है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसी भी लोन की पूरी बॉडी होती है, उसमें पूरा डिटेल लिखा जाता है पूरा डिटेल उसमें लिखा जाता है कि क्या क्या चीजें इसमें है। ठीक है, और फॉर्म्स, अब ये फॉर्म्स जो है सप्लीमेंट्री फॉर्म्स हैं। जैसे आपने एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट ले लिया, उसके साथ उसकी कोई जमीन की डिटेल्स ले ली उसमें, तो ये फॉर्म्स हो गए। तो 3 तरह के मतलब इसमें डॉक्यूमेंट को वो किया गया है। और जो फाइनेंशियल कवरेज होती है वो सिर्फ ए और बी से होती है, ज्यादा ए और बी से। ये 2 डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो स्टैम्प्ड होते हैं। ठीक है, डीपी नोट में स्टैम्प ड्यूटी क्या पेमेंट करते हैं आप लोग? ₹1 का रेवेन्यू स्टैम्प। केवल 1 रुपीज का रेवेन्यू स्टैम्प होता है इसमें, केवल 1 रुपीज का रेवेन्यू स्टैम्प होता है। तो चलो अब इसको रिटेन में पढ़ लेते हैं। वेयर नो स्पेसिफिकेशन फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ रिपेमेंट, वही फिक्स पीरियड रिपेमेंट है ही नहीं, क्योंकि फिक्स पीरियड रिपेमेंट टर्म लोन में होता है। ठीक है, तो उसके लिए डीपी नोट लेते हैं। और इसमें बोरोवर क्या है, एक प्रोमिस करता है, तो डिमांड प्रोमिसरी नोट है ये। बैंकर को प्रोमिस करता है कि भैया ये जो पेमेंट है, जो भी एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे ही आप मांगेंगे मैं दूंगा। द फॉर्म ऑफ डीपी नोट शुड बी कंफर्मेटिव विद सेक्शन 4। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डीपी नोट की लैंग्वेज को डिफाइन किया गया है। ऐसे ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बिल ऑफ एक्सचेंज को, तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक तरह का क्या है, डिमांड प्रोमिसरी नोट ही है, बस एक फर्क है इसमें। बिल ऑफ एक्सचेंज और डीपी नोट में क्या फर्क है, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड डीपी नोट में क्या फर्क है? कोई आंसर कर सकता है इन दोनों में क्या फर्क है, बिल ऑफ एक्सचेंज और डीपी नोट में? मैंने कई बार क्लास में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमांड लोन डिमांड के लिए किया जाता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये एक्सपोर्ट और इंपोर्टर के लिए होता है। थोड़ा सा नजदीक है आप आंसर के। और कोई क्लियर करेगा? सर डीपी नोट में कंडीशन के अकॉर्डिंग जब जितना जरूरत पड़ता है वैसा डिमांड किया जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक सर्टेन अमाउंट पहले से फिक्स रहता है। नहीं नहीं, चलो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ ध्यान से देखना, बहुत कॉमन सा सिस्टम बताऊंगा मैं। किसी ने रुपया उधार दिया और रुपया ही उधार वापस, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, किसी ने गुड्स और सर्विसेज उधार दी और बदले में वो रुपया लेगा। 2 केस हैं, ये 2 केस क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, पहले बताइए। यस सर। एक केस में है किसी ने पैसा उधार लिया और पैसा ही वापस करेगा। सेकंड केस में किसी ने सामान बेचा, जिसको आपने ट्रेड वर्ड बोला था। ठीक है, सामान या सर्विसेज बेची, उधार बेची, और वो फ्यूचर में हो गएगा। और दोनों ही क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिट पर हुई है। ठीक है, तो जो पहला वाला केस है, पहला वाला केस प्योरली डीपीएन का है, और दूसरा वाला केस प्योरली बिल ऑफ एक्सचेंज का है। अभी आपको क्लियर हो गया होगा। बैंक कभी भी बिल ऑफ एक्सचेंज साइन नहीं करवाता अपने बोरोवर से, केवल ट्रेडर जो हैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करवाते हैं, क्योंकि वो वन साइड गुड्स और सर्विसेज को देते हैं और अनदर साइड से आपसे पैसा लेते हैं। और डिमांड नोट प्रोमिसरी नोट में बैंक आपको पैसा देता है और पैसे के बदले में पैसा ही वापस लेता है, इसीलिए इसको प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोमिसरी नोट प्योरली प्रोमिसरी नोट है और ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, दोनों की लैंग्वेज लगभग एक सी होती है। ये क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। चलो आगे। हाँ, द डीपी नोट वेरीज नॉर्मली टू सूट द सिचुएशन सच एज फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंगल बोरोवर, जॉइंट बोरोवर, सेवरल बोरोवर। अच्छा, इसमें अभी जब मैं पूछ रहा था तो आप लोग आंसर कर रहे थे कि जो गारंटर होता है उस केस में डीपी नोट लेते हैं। देखिए, डीपी नोट लिया जाता है चाहे गारंटर हो या ना हो। बस ये है कि अगर गारंटर आप ले रहे हैं तो डीपी नोट में गारंटर के भी साइन पीछे इंडोर्समेंट में होते हैं, यानी दोनों लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि हम बैंक को इतना पेमेंट करेंगे। तो चाहे गारंटर हो या ना हो, उससे डीपी नोट का फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क ये पड़ता है कि अगर गारंटर है तो डीपी नोट के पीछे इंडोर्समेंट गारंटर का भी लिया जाता है। ठीक है, और डीपी नोट स्टैम्प ड्यूटी करता है कौन से एक्ट से? इंडियन स्टैम्प एक्ट है, तो 1 रुपीज का हमने बात कर ली थी। द रेट ऑफ डीपी नोट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द इंडिया एज पर द सेक्शन। अब ये इंडियन स्टैम्प एक्ट किसी स्टेट का नहीं है। अगर ये स्टेट का नहीं है तो इसका मतलब इंडियन एक्ट चलेगा इसमें, और सेक्शन 35 में इस बात को बोला गया है कि भाई थ्रू आउट यूनिफॉर्म है, जो कि 1 रुपी है। इफ ए डीपी नोट इज अनस्टैम्प्ड और अंडरस्टैम्प्ड, आपने कम लगा दिया या नहीं लिया,
डिफेक्ट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड बाय इवन बाय द पेइंग पेनल्टी। सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीपी नोट अगर बिना स्टैंप ड्यूटी के ले लिया आपने तो कोर्ट में जाएंगे तो उसका कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं है, वो कागज नल एंड वाइड हो जाएगा। और इसका लेने का तरीका ये है कि आपने देखा होगा कि डीपी नोट जो होता है उसमें स्टैंप पेपर लगा के उसमें क्रॉस साइन कराते हैं, लेकिन क्रॉस साइन के साथ एक प्रैक्टिस और है। मैं जो भी एडवांसेस में बैठे हुए हैं, अगर एडवांसेस में डील करते हैं तो वो लोग मुझे बताएंगे कि अगर स्टैंप ड्यूटी नहीं ले रहे हैं, उस समय नहीं ली, आपने 2-3 दिन बाद ले ली, तो क्या तरीका है उसको लेने का? सर बाजू स्टैम्प लगा के बाजू में फिर उसको क्रॉस कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। बस ये है कि कोर्ट में जाने से पहले कर लेना है काम। स्टैंप लगा के उसे आप ऐसे क्रॉस कर देते हैं या ऐसे क्रॉस कर, तो इसका मतलब ये है कि स्टैंप ड्यूटी लेके हमने वो स्टैंप को क्रॉस कर दिया, वो स्टैंप को कहीं हम और यूज नहीं कर पाए। सबसे बेटर ये होता है कि स्टैंप ड्यूटी के बगल में सिग्नेचर और उसके हाफ पे सिग्नेचर अगर आप लेते हैं सबसे बेस्ट रहता है, और अगर उसमें तारीख डेट और डाल लेते हैं तो वो बेस्ट हो जाता है। ठीक है। Such DPN cannot be admissible as evidence in the court of law. Must be ensured that a DP note is duly filled and stamped before the borrower sign it. ठीक है। अब दूसरी बात है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में बात करते हैं। मैंने बताया था मेजर पार्ट होता है, तो एग्रीमेंट शुड बी कंफर्मेटिव विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पूरे कहानी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है उसके बारे में पूरा करेंगे, पूरी टर्म्स और कंडीशन जो भी होगी उस एग्रीमेंट में होगी। द अमाउंट ऑफ लोन, क्या क्या चीजें उसमें देखो, अमाउंट ऑफ लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ पेनल इंटरेस्ट, परसेंटेज ऑफ मार्जिन, पीरियड ऑफ रिपेमेंट, राइट ऑफ द बैंकर इन केस ऑफ डिफॉल्ट, क्या क्या कर सकते हैं आप, डिटेल ऑफ कौन कौन सी सिक्योरिटी ले रहे हो, चार्ज कौन कौन सी की है, ये सारी चीजें उसमें एग्रीमेंट में होती हैं। जबकि डीपी नोट में कितनी चीजें होती हैं, जरा मुझे कोई बताएगा डीपी नोट में क्या क्या चीजें कवर होती हैं? डीपी नोट में क्या क्या कवर होता है? अमाउंट, नेम, डेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अमाउंट होता है, ठीक है, नेम होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और पेएबल बाय बोरोवर और गारंटर अगर दोनों हैं तो वो है। तो मेजरली ये चीजें होती हैं इसमें। ठीक है। इसमें एग्रीमेंट में अभी इसमें एक पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, इसमें इंश्योरेंस का भी जिक्र होता है, इंश्योरेंस का भी होता है पॉइंट। ठीक है। द एग्रीमेंट अट्रैक्ट स्टैम्प ड्यूटी एज पर द, इसमें भी इंडियन स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग वो ड्यूटी वो करते हैं। द रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ऑन एग्रीमेंट वेरीज फ्रॉम स्टेट। अब देखो इंडियन स्टैम्प एक्ट ने कहा है कि स्टैम्प ड्यूटी होगी, लेकिन क्योंकि स्टैम्प पेपर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपनी रेवेन्यू कम करना चाहे, लोगों को अच्छा फैसिलिटी देना चाहे, वो कह सकता है कि इंडिया कि हमारे स्टेट में कोई भी आप एग्रीमेंट कर लीजिए, सिर्फ 10 रुपए का स्टैम्प पेपर चाहिए, तो आप 10 रुपए पे कर लेंगे। कई स्टेट ने क्या किया हुआ है, अमाउंट के हिसाब से किया हुआ कि जितने का भी आप एग्रीमेंट करेंगे उसका 0.25% स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। तो अलग अलग चीजें बना रखी हैं सबने। ठीक है। The banker use different forms of agreement such as pledge agreement। अब एग्रीमेंट के टाइप आ गए, हाइपोथिकेशन का एग्रीमेंट अलग होगा, टर्म लोन एग्रीमेंट अलग होगा, क्लीन लोन का अलग होगा, इंटर से एग्रीमेंट अलग होगा, गारंटी एग्रीमेंट अलग होगा, और द एग्रीमेंट ड्यूली फिल्ड। तो कहने का मतलब होगा कि हर तरह के एग्रीमेंट अलग अलग हो सकते हैं। फॉर्म्स की बात है, मैंने बोला सप्लीमेंट्री, तो इसमें क्या है, फॉर्म्स आर नॉट इन द नेचर ऑफ प्रॉमिस। उसमें एग्रीमेंट और प्रॉमिस कुछ नहीं है। दीज आर ऑब्टेन स्पेसिफाई क्लियरली द इंटेंशन ऑफ द बोरोवर। फॉर एग्जांपल, व्हेन ए लोन इज ग्रांटेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट इन जॉइंट नेम, सिंगल और जॉइंट नेम। ठीक है। वन ऑफ द डिपॉजिटर गिव्स एन अथराइजेशन टू अदर्स। अब 3 लोग हैं मान लिया, और आप इसको लोन दे रहे हैं, तो ये लोग अथराइजेशन देंगे, नहीं ठीक है ये लोन देके इसके खाते में डाल दिया जाए, तो एक सिंपल फॉर्म है। Such an authorization is taken in the form. Similarly, when a payment is to be made out or the loan proceeds of supplier of goods, अब supplier of goods को लोन का पेमेंट करना है, a letter from borrower, तो सप्लायर ऑफ गुड जो है वो उसका पेमेंट बैंक को डायरेक्ट करेगा, तो सप्लायर ऑफ गुड से एक साइन करा के ले लिया कि भैया हम इसको, ये सीसी लिमिट है और जो आपको सामान दिया जा रहा है वो हमारी सीसी लिमिट से खरीद के दिया जा रहा है, तो आप इसका पेमेंट हमको करेंगे। ठीक है। द पेमेंट टू पे प्रोसीड बाय द मीन्स ऑफ ड्राफ्ट। ठीक है। चलो, अब डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर क्या होता है, तो इसमें बिल्कुल क्या, सबसे पहली बात है कि एक तो ये एरर फ्री होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, और सबसे जो कमी होती है डॉक्यूमेंट में वो क्या होना चाहिए, प्रॉपरली फिल्ड होना चाहिए। ये बहुत कंप्लेंट आती है कि इंस्पेक्शन हो जाता है, इंस्पेक्शन वाला लिख के जाता है कि इन्होंने डॉक्यूमेंट पूरे वो नहीं किए हुए, लेकिन फिर भी क्या होता है कि आप लिख देते हैं ले लिए, अगला इंस्पेक्टर आता है तब भी डॉक्यूमेंट फिल नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें क्या है, सिलेक्शन ऑफ द करेक्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंटेशन वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फैसिलिटी एंड टाइप ऑफ पर्सन। यानी कहने का मतलब होगा कि जो डॉक्यूमेंट है कैसी फैसिलिटी ले रहे हैं और किस तरह के लोगों को दे रहे हैं। अब जैसे मान लिया इंडिविजुअल को देंगे तो अलग हो सकता है, कंपनी को लोन देंगे तो अलग हो सकता है, सीसी देंगे तो अलग हो सकता है, टीएल देंगे तो अलग। डॉक्यूमेंट प्रेस्क्राइब फॉर ए कैश क्रेडिट फैसिलिटी मे नॉट बी यूज फॉर ए टर्म लोन फैसिलिटी। सिमिलर डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि दोनों तरह का ये केस बता दिया आपको। ठीक है। स्टैंपिंग,
डॉक्यूमेंट जब भी लेंगे तो इंडियन स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या होता है, प्रॉपरली स्टैंप लेने हैं जो भी है, और स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कुछ विशेष छूट दे रखी तो उसको भी मानना है आपने। इंडियन स्टैंप एक्ट कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग द टाइम ऑफ स्टैंपिंग फॉर इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड इन इंडिया और आउट ऑफ। अब देखो यहाँ पर दो बातें आती हैं, क्या कोई डॉक्यूमेंट बाहर भी स्टैम्प्ड हो सकता है? बाहर का मतलब यह है कि कई बार क्या होता है, कोई पार्टी बाहर है और लोन लेना चाहती है इंडिया में, तो उस कंडीशन में उसे आप बाहर भी स्टैम्प्ड करा सकते हैं, ठीक है। अ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन इंडिया शैल बी स्टैम्प्ड बिफोर और सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन स्टैम्प एक्ट प्रोवाइड द कैंसिलेशन ऑफ एडेसिव। अब ये जो एडेसिव स्टैम्प का मतलब जो चिपकाया हुआ टिकट है आपका, अभी हमने पीछे एग्जांपल दिया था, उस टिकट को क्या करते हैं आप, क्रॉस मार देते हैं या सिग्नेचर कर देते हैं। तो कौन से सेक्शन में? सेक्शन 12 में ऐसा कहा गया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में जो भी स्टैम्प लगाएं उनको क्या कराएं, कैंसिल कर दें, ठीक है, और जिससे कि वो दोबारा यूज नहीं हो पाए। एनी इंस्ट्रक्शन बियरिंग एन एडिसिव स्टैम्प व्हिच इज नॉट कैंसिल्ड सो दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, ये मैंने बता दिया था पॉइंट। अमाउंट ऑफ द ड्यूटी। अब ये ड्यूटी का मतलब क्या है, देखो इसमें इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, शेयर ट्रांसफर, रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब होता है ना कि जैसे कहते हैं कि मैंने 5,000 रुपए मिल गए मुझको प्राप्त किए करके। एलसी, पॉलिसी का इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की पॉलिसी में भी हमने बात करी थी। बीइंग सेंट्रल सब्जेक्ट, तो सेंट्रल सब्जेक्ट में तो यूनिफॉर्म है, ठीक है। इन अदर केसेस जैसे हाइपोथिकेशन, प्लेज एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, लीज, मॉर्गेज, ये इसमें कौन इंटरवीन कर सकता है? स्टेट। स्टेट चाहे तो इनमें फीस कम कर सकता है या ज्यादा लगा सकता है, ठीक। The duty is different in the different state. Amount of duty must be accordance with the law prevailing in the state where the document is first executed. Where document is the first executed, तो पहली बार जहां execute हो रहा है उसके अकॉर्डिंग लगेगी। If the document are understamped, they may be accepted as evidence after payment of the। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कई बार, देखो डीपी नोट में तो उसने मना कर दिया कि अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगाई है तो वो वैलिड नहीं होगा, लेकिन जो अदर डॉक्यूमेंट्स है, एग्रीमेंट वगैरह, उसके लिए उसने बोला वो अगर अंडर स्टैम्प है तो वो आप डिफरेंस पेमेंट करके, एक तो डिफरेंस पेमेंट है और पेनल्टी पेमेंट करके उनको उन पेपर्स को कोर्ट के सामने एग्री करा सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, शेयर ट्रांसफर रिसीट वगैरह वगैरह, अंडर स्टैम्प इन टर्म्स ऑफ अकॉर्डिंग 35, दे कैन आल्सो बी रिवैलिडेटेड ऑन पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी विद पेनल्टी। अब यहाँ पे एक स्पेशल प्रोविजन किया गया है कि अगर इस केस में कहीं कोई गुंजाइश है तो वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग पूरी करी जा सकती है अगर आपने अंडर स्टैम्प या वो किए हैं। तो ये स्पेशल प्रोविजन 2006 से आया है। स्टैम्प लॉ बीइंग रेवेन्यू लॉ, दे अंडरगो चेंजेस एंड वन शुड कीप। तो रेवेन्यू के लॉ है, रेवेन्यू में जो भी चेंजेस आते हैं उनके अकॉर्डिंग, उस लॉ के अकॉर्डिंग आपको स्टैम्प ड्यूटी लेनी है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट ले तो लिए, फाइलिंग अभी हमने ऊपर यहाँ बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है प्रॉपरली फिल्ड वाला, तो वहां पर देखो फील्डिंग में क्या है। द नेक्स्ट एस्पेक्ट डॉक्यूमेंट प्रोसीजर इज फिलिंग। अगर डॉक्यूमेंट ब्लैंक है तो गड़बड़ है। एज बैंक जनरली यूजिंग द प्री प्रिंटेड फॉर्मेट ऑफ डॉक्यूमेंट विद ब्लैंक्स इन एप्रोप्रिएट प्लेसेस। अब आजकल क्या है कि सेल्स बन गए हैं, तो सेल्स में क्या होता है, जो सेल्स हैं इन सेल्स में क्या होता है, जो भी एक्सेल में डेटा फीड होता है उसी से प्रिंट होकर निकल आता है। इट इज नेसेसरी टू फिल दीज बैंक्स as per the terms of sanction of the credit facility before execution. Once the document is executed, it becomes conclude contract and any subsequent filing of the bank without the consent of the executor will be। तो बिना उसकी कंसेंट के अगर आप कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये वो कोर्ट में फिर चैलेंज नहीं होगा। द डॉक्यूमेंट इज कंप्लीटेड विदाउट एनी अल्टरेशन। कोई भी अल्टरेशन हो रहा है, ओवर राइटिंग हो रही है, कटिंग हो रही है, तो उसके लिए ऑथेंटिकेशन जरूरी है। एंटायर डॉक्यूमेंट शैल बी फिल्ड विद इन द सेम इंक। देखा, इंपॉर्टेंट है। चेक तो आप 3 इंकों से भर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट टेकिंग से वो सेम हैंड राइटिंग में आधा अधूरा नहीं, पहला फील्ड अफसर था उसने भर दिया आधा, दूसरे ने भर दिया आधा, क्लर्क ने भर दिया, गड़बड़ रहेगी। भाई सेम पर्सन सिंगल सिटिंग में होना चाहिए अदरवाइज, और वो वहां पे सस्पिशियस हो सकता है और कोर्ट उसमें आपको कह सकता है कि इस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को डिनाई कर सकता है, ठीक। एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है डॉक्यूमेंट को भरने के बाद साइन करना। फिलिंग, एग्जीक्यूशन। भाई पहले तो आप सेलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट कौन सा है, फिर स्टैम्प ड्यूटी तैयार करेंगे, फिर उसको फिल करेंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने में बॉरोवर के सिग्नेचर, कई डॉक्यूमेंट्स में बैंक ऑफिसर के भी सिग्नेचर्स होते हैं, ठीक है। आफ्टर फिलिंग द नेक्स्ट स्टेप, द डॉक्यूमेंट प्रोसीजर, द एग्जीक्यूशन और साइनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। इट शुड बी इंश्योर्ड दैट द सिग्नेचर इन द डॉक्यूमेंट टैलीज विद द सिग्नेचर अपीयरिंग इन द एप्लीकेशन। दोनों से एप्लीकेशन के और डॉक्यूमेंट के टैली करने चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ द पार्टी मेंटेन्स ए डिपॉजिट अकाउंट विद द बैंक, इन केस ऑफ द, हाँ अब यहाँ पे देखो एक बात बोली, स्पेसिमेन सिग्नेचर कहाँ पे होते हैं? अगर डिपॉजिट अकाउंट है तो वो आपका सबसे पहला रिलेशन है किसी भी बैंकर का किसी भी कस्टमर के साथ, तो उसके साथ वो सिग्नेचर टैली होने। इन केस ऑफ एग्जीक्यूशन द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटर पार्टनर। अब कई बार क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट साइन करने वाले खुद प्रोप्राइटर हैं, पार्टनर हैं, डायरेक्टर हैं, एजेंट हैं, ट्रस्टी हैं या एग्जीक्यूटर हैं,
तो उसी प्रॉपर्टी उसी कैपेसिटी में साइन करेंगे और स्टैंप लगाएंगे वो। द प्रॉपर्टी शुड बी क्लियरली मेंशन्ड। Similarly, in case of the document is taken for a loan sanction to a minor borrower for his necessity, the signature of the guardian is to be obtained for self and अब यहाँ गार्जियन आता है जब भी आप देखते हैं कि एजुकेशन लोन लेते हैं तो उसमें 2 सिग्नेचर कराते हैं। एक सिग्नेचर तो पेरेंट करता है और एक सिग्नेचर दोबारा पेरेंट करता है ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर। ठीक है, 2 सिग्नेचर होते हैं। तो एजुकेशन लोन के डॉक्यूमेंट आप देखिएगा, इससे आपको ये नॉलेज बढ़ जाएगी। ठीक, normally banker take the signature of the executant in all the pages of the document so that he may not argue in future that the content of the pages were not known। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, वाले 1 से लेकर 24 पेजेस है, तो आपने 1 में करा दिया और 24 में करा दिया और बीच के पेज चेंज हो सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंट की साइड में भी साइन करा लिए जाते हैं। ये जो साइड में साइन होते हैं, इसका रीजन कोई बता सकते हैं? या सर कहीं गलत हो जाए तो वो वैलिड हो जाएगा, इसलिए साइड में मतलब पहले कर किसी देता है। किसी करेक्शन को ऑथेंटिकेट के लिए ट्रीट किया जाता है। लेकिन अब ये है कि कोई सिग्नेचर मिड में हो रखा है और ऊपर टॉप में ऑथेंटिकेशन है, तो वहां पे कोर्ट जज कह सकता है नहीं यार ये तो तुमने अलग करा रखा है। ठीक है, तो होना तो ये चीज जहां खटिंग हो, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनली कराए जाते हैं। और एक रीजन और होता है कि जहां साइड में साइन कराने से उसमें बाद में कोई चीज बढ़ाई नहीं जा सकती, साइड के पेजेस में कुछ प्रिंट नहीं किया जा सकता एडिशनल। इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट कंटेंट अल्टरेशन, ओवरराइटिंग, कटिंग, इट मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड फुल सिग्नेचर। ये तो मैंने बता दिया था पहले ही। यहाँ पॉइंट एक ये देखिए, the detail of document execution in fact of having explained the content document in the language known as executant shall be recorded। अब यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज। बताइए क्या मतलब होता है वर्नाकुलर लैंग्वेज का? बाय लैंग्वेज सर, नहीं मदर लैंग्वेज सर, नहीं, लोकल लैंग्वेज इसमें ऐसा होता है ना कि बैंक के डॉक्यूमेंट अंग्रेजी में सबमिटेड है और उसे गुजराती बोलनी और पढ़नी और लिखनी आती है, तो उन डॉक्यूमेंट के साथ एक कागज लगता है, उसमें डिक्लेयर किया जाता है, एक तीसरा आदमी डिक्लेयर करता है। वो कहता है कि इस गुजराती बंदे को मैंने इस डॉक्यूमेंट का जो अंग्रेजी में लिखा हुआ गुजराती में समझा दिया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो बोरोवर आपका उस लैंग्वेज को नहीं जानता है, आप केसीसी दे रहे हैं अंग्रेजी में एग्रीमेंट है, वो अंग्रेजी नहीं जानता, उस कंडीशन में ये जो सर्टिफिकेट बोल रहे हैं कि द लैंग्वेज नोन टू एक्सक्यूएंट शैल बी रिकॉर्डेड इन ए रजिस्टर विद ए सिग्नेचर ऑफ 2 बैंक ऑफिशियल्स so that in case of any dispute regarding execution of document the register may be produced the evidence of। तो यहाँ पर क्या है, ये रजिस्टर की बात आ रही है, लेकिन बैंकों में प्रैक्टिस क्या है, फॉर्म है। जरा कोई बताएगा बैंक में उसके फॉर्म को क्या बोलते हैं? उसके बैंक में नेम जो है अलग अलग हो सकता है। या सर याद अच्छे से नहीं है, शायद L515 या L516 होता है सर डॉक्यूमेंट का नाम। आप कौन से बैंक में है? बैंक ऑफ इंडिया में सर। बैंक ऑफ इंडिया में। और स्टेट बैंक वाला कोई है इसमें? है कौन? सर नीलोफर। एक KN57 या CS57 करके डॉक्यूमेंट होता है शायद वो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप कल जब बैंक जाएंगे मंडे में तो किसी इलिटरेट पर्सन का डॉक्यूमेंट देखिएगा। इलिटरेट पर्सन में बहुत होता है, क्योंकि वो तो अंगूठा लगाता है, उसे तो पता ही नहीं, सारी लैंग्वेज छोड़ दो। वो थंब जो वेरिफिकेशन करवाया जाता है, अगर वो थंब लगा रहा है तो अलग से वो लगाया जाता है। हाँ, उसकी लैंग्वेज पढ़ना जरा आप। सर एक्चुअली मैं आपका पढ़ना। क्वेश्चन, क्या चीज? अभी आप जिस फॉर्म का पूछ रहे हैं मैं क्वेश्चन ही नहीं सुन पाई थी सर। अच्छा मैं बताता हूँ, क्वेश्चन सर ये जो था। सर वो फॉर्म में लिखा रहता है ऑल द कंटेंट हैव बीन रीड ओवर एंड ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी, उसी के बारे में ना आप बात कर रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल बात कर रहे हैं, लेकिन वो इन हिंदी जो आप बोल रहे हो वो फिल इन द ब्लैंक होता है। आप चाहे आप उसे हिंदी करें, मराठी करें, गुजराती करें। हाँ सर, हाँ। ठीक है, तो जिस लैंग्वेज में उसे समझाया जा रहा है उस लैंग्वेज का नाम लिख के, और ये तीसरा आदमी या बैंक ऑफिसर करता है। ठीक है, और आमतौर पर तीसरा आदमी लेते हैं, बैंक ऑफिसर को तो कहेंगे तो इसने खाली साइन मार के रख दिया। ठीक है सर, एक रजिस्टर में भी हाँ, ये कह तो रहे हैं कि एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, लेकिन मेरे को लगता है प्रैक्टिस में जो है वो डॉक्यूमेंट के साथ ही फॉर्म भी लगा देते हैं। कल ही मैंने ये रजिस्टर में सब टिक करे हैं, इन हिंदी में सबको समझाया गया है और सब पे टिक राइट करें। हाँ, ये फॉर्मेलिटी है। हाँ सर, किया कर। हाँ, गुड। कौन? सर RRB 55 लगाते हैं हमारे यहाँ से RRB में। हाँ, तो वही मैं कहना, देखो ये जो नेम आप बोल रहे हैं या सीरियल नंबर बोल रहे हैं, इसका कोई चैलेंज नहीं है, हर बैंक ने अपने नेम दे रखे हैं, लेकिन लीगल यहाँ समझ में आ गया आपको ना कि क्यों ऐसा करते हैं। ये क्वेश्चन था कि CRR और SRR RRB में सेम होते हैं क्या? CRR नहीं। हाँ बिल्कुल। कहाँ सर, सेम कहाँ होते हैं? अच्छा, RRB के लिए कुछ छूट है क्या, बताइए?
सर मैंने पढ़ा था इसलिए पूछ रही थी। कोई आरआरबी वाले बैठे हैं? छूट तो नहीं होता है सर, अभी तो हम तो ऐसा नहीं सुने, जितना वो मेंटेन नहीं, करना पड़ता है, नहीं, मेंटेन चाहे दूसरे बैंक में कहीं भी छूट करे, इसलिए हो सकता करना है, मैं पड़ता बताता है। हूँ। देखो सीआरआर एसएलआर है जो, उससे बैंकों की वो कम होती है, लोन देने की कैपेसिटी कम या ज्यादा होती है। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि कुछ छूट वहां दी हो, लेकिन क्लियर कर लेते हैं एक बार वो। ये पॉइंट देखिए, स्कोप ऑफ एप्लीकेशन, द मास्टर सर्कुलर इज एप्लीकेबल टू ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग आरआरबीज। आरआरबीज को इसमें जो है एग्जेम्पशन दिया हुआ है। ये सुनीता ने पूछा ना क्वेश्चन है, यस सर। कहीं लिखा हुआ पड़ा आपने बुक में? हाँ सर कल पढ़ा था इसलिए पूछ रही थी। चलो, अगर लिखा हुआ पड़ा है तो फिर तो अच्छी बात है। और यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। तो जैसे ये क्लास में जब कोई डाउट्स क्लियर होते हैं, पता है ये आपको बहुत लर्निंग देते हैं। एक तो ये डाउट्स जो है जल्दी भूले नहीं जाते, और कहीं पर भी ऐसा पॉइंट आएगा तो आप उसमें रिसर्च करने की सोचते हो कि ऐसा क्यों है, और ऐसी चीज अगर आपने करी है तो डेफिनेटली वो आपको लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, तो अभी तक इसमें जो स्टेटमेंट मिला है कि जो सीआरआर एसएलआर का जो फंडा है वो है, और शायद इसीलिए उसमें जो है जो उसका टारगेट दिया हुआ है प्रायोरिटी सेक्टर का, वो 75% दिया हुआ है। आपको मालूम है 75% टारगेट है प्रायोरिटी सेक्टर का आरआरबीज में? यस सर, यस सर। वो इसीलिए हो सकता है क्योंकि अगर वो एसएलआर सीआरआर करेंगे तो शायद 75% करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जी जितना डिपॉजिट आ रहा खूब लोन बांटो आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज समटाइम मिसकंसीव्ड दैट द सिग्नेचर ऑन द मेकर इज अटैच्ड और विटनेस्ड ऑन द डिमांड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डीपी नोट होता है उसमें जो भी कस्टमर साइन करता है, उस कस्टमर यानी बोरोवर साइन करता है, उसको आप क्या नहीं करेंगे, अटेस्ट, ये अटेस्ट है, अटेस्ट और विटनेस नहीं करेंगे। अच्छा, इसका मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। कभी आपने डीपी नोट में देखा होगा कि जैसे सपोज ये डीपी नोट है, ठीक है, और नीचे जहां सिग्नेचर होने हैं वहां पे उसने ये आरटीआई कर दिया। आरटीआई समझते हो? राइट है। यस सर। राइट, हाँ, एलटीआई आरटीआई लिखते हैं ना, राइट हैंड थंब इम्प्रेशन, जी। राइट थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन बोलते हैं। और उसमें गोला करके उसने लिखा आरटीआई ऑफ मिस्टर ए, और यहाँ फील्ड अफसर ने क्या कर दिए, सिग्नेचर कर दिए। अगर ऐसा कर दिया तो क्या आप उसको करेंगे या नहीं करेंगे? पहली बात, और करेंगे तो क्यों, और नहीं करेंगे तो क्यों, ये आंसर चाहिए। सीआईबी वाले जितने लोग बैठे हैं, 11 बजे क्लास है कोरिलेशन की, कोई भी मिस नहीं करेंगे, बिल्कुल बता रही है। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए ना फिर से, क्या पूछा आपने? क्वेश्चन ये है कि जो डीपी नोट पे सिग्नेचर होते हैं, डीपी नोट पे जो सिग्नेचर होते हैं या थंब इंप्रेशन जो होता है, उनको फील्ड अफसर राउंड में बंद करके अटेस्ट कर देता है कि दिस इज द सिग्नेचर ऑफ दिस एंड दिस। ऐसा ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं आप? यस सर कर सकते हैं। कर सकते हैं सर। अच्छा, अगर मैं कहूँ नहीं करना चाहिए तो? करने से कल सर कर सकते हैं सर, क्यों नहीं करना चाहिए सर, ये बताइए आप। नहीं कर सकते। अगर आपने कोई अटेस्टेशन कर दिया उस डॉक्यूमेंट पे तो वो एक बॉन्ड बन जाता है, और बॉन्ड बनने की वजह से उसमें स्टैंप ड्यूटी लगानी पड़ती है एडिशनल। तो इसीलिए कोई भी डॉक्यूमेंट में किसी के भी सिग्नेचर फील्ड अफसर अटेस्ट नहीं करता। ठीक है, अगर उसे साइन करने होते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट में जहां उसका साइन का स्पेस होता है कि सिग्नेचर ऑफ द बैंक ऑफिशियल, सिर्फ वो वहीं साइन करता है, किसी भी सिग्नेचर को ऐसे घुमा के अटेस्ट नहीं करता है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूं, कई डॉक्यूमेंट में आपने अटेस्टेशन पेंसिल से करते हुए देखा होगा, देखा किसी ने? नो सर। नहीं देखा। आप जो होशियार फील्ड अफसर होगा वो ऐसा करता है। अच्छा, पेंसिल से क्यों करता है? पेंसिल से इसलिए करता है, उसे याद रहता है कि भाई मैंने जो है ये जब सिग्नेचर अंगूठा लगवाया था तो मिस्टर राम सिंह का लगवाया था। समझ में बात, याद रह सकता है उसको। लेकिन पेन से बिल्कुल नहीं करेगा, पेन से करते ही वो डॉक्यूमेंट अंडर स्टैम्प्ड हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई सबको? जी सर। सर जब विड्रॉल करता है कोई थंब इम्प्रेशन वाला, तब ये टेस्टेड किया जाता है उस पर, किया जाता है, लेकिन ये विड्रॉल डॉक्यूमेंट थोड़ी है। तो मैंने नहीं डीपी होना। नोट और डॉक्यूमेंट बोला ना, नहीं वहां विड्रॉल पे आप करिए, यहाँ ही मना करा। देखो, इट इज समटाइम मिसकंसीव्ड दैट द सिग्नेचर ऑफ द मेकर अटेस्टेड विटनेस्ड ऑन द डीपी नोट। कह रहा है कि लोग सोचते हैं करने पड़ेंगे, और अगर कर दिए तो बॉन्ड्स हो जाएगा। दिस पॉइंट वाज चैलेंज इन मैसूर हाई कोर्ट समथिंग समथिंग। तो उसमें क्या बोला उसने
held by the court that the promissory note even if attested does not become a bond. डीपी नोट के नीचे लिखा भी जाता है सर, नॉट टू बी अटेस्टेड बाय एनी विटनेस, और ऐसा हाँ, वो इसीलिए होता है। प्रिकॉशन दिया हुआ ना उसने, इसीलिए उसने हाँ सर, प्रिकॉशन दी हुई है कि प्रोमिसरी नोट पे आप वो नहीं करेंगे, अटेस्टेशन नहीं करेंगे सर, किसी सही को। बात। आप ये पॉइंट याद रखिएगा बस ना। सर हाँ। डीपी नोट पे इलिटरेट कस्टमर का थंब रहता है तो वो भी नहीं करना। आप उसके लिए एक वो लेंगे ना डॉक्यूमेंट, कौन सा वाला जो भी बात कर रहे थे, मैनेजर सर्टिफिकेट सर। हाँ, जो वो लैंग्वेज वाला सर्टिफिकेट है लेंगे ना। सर कल इसमें मैं आया साइन। लोन का फॉर्म देखा था तो डीपी पे तो था थंब इम्प्रेशन, बट डीपी नोट पे गारंटर का ही साइन था बस। बैक पे होता है गारंटर का साइन डीपी नोट पे, सर डीपी नोट फ्रंट पे स्टैम्प के फ्रंट ऊपर पे- से गारंटर साइन थे, तो फ्रंट बोरोवर पे, का ही होता है। तो चल, वो ये- गलत। चलो मैं बताता हूँ आपको। सर ये तो केवल डीपी नोट के लिए ना, अदर नहीं, डॉक्यूमेंट ऐसा पे तो है। वेरीफाई कर सकते हैं ना जो है, नहीं, वेरीफाई तो कहीं करना ही नहीं है किसी भी डॉक्यूमेंट पे नहीं करना सर। ना। वेरीफाई अटेस्टेशन तो जैसे ही करेंगे तो स्टैम्प ड्यूटी अट्रैक्ट कर लेगा वो। ओके। सिर्फ वो जहां आपका कॉलम बना होता है लास्ट में, जहां बैंकर का साइन होता है, आपने देखा होगा कि शायद किसी एग्रीमेंट में बैंकर का साइन होता ही नहीं है शायद। एग्रीमेंट में सर नहीं होता है जो है। नहीं होता। लेकिन ठीक सर है। जैसे बुकलेट पे अगर हम अटैच नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा, मतलब बाद में कोई देखता है कि ये एलटीआई थंब है या आरटीआई थंब है या किसका थंब है ये जो है। तो वो कोर्ट जय तय करेगा ना। नहीं सर, जैसे इंटरनल इंस्ट्रक्शन होता है तो वो आप अरे जैसे लगाते इंटरनल हैं कि इंस्पेक्टर जो है कोर्ट से बड़ा थोड़ी है। जी सर। कई बार होता ना, जैसे हम मेरी जानकारी अधूरी और मैं इंस्पेक्टर बन के आ गया तो मैं बोलूंगा साहब कल से जो इसकी फोटो स्टेट भी लगानी शुरू कर दो, आपने लगानी शुरू कर दी। अगला सर, एक इंस्पेक्टर क्वेश्चन आएगा ये कहेगा ये तो था। खराब है, इसे हटा दो, हटानी शुरू कर दी। तो इस तरह चलता रहता है ना। ठीक है जी सर। सर एक क्वेश्चन था, अगला point। केवाईसी सर, हेलो हाँ, हाँ। सर, केवाईसी जब हम अटेस्ट करते हैं तो उसमें तो हमें सील साइन करना पड़ता है ना सर? अरे बाबा वो अलग डॉक्यूमेंट है, यहाँ लोन डॉक्यूमेंट की बात आ रही है। अच्छा, केवाईसी, विड्रॉल, एप्लीकेशन, वो सब अलग चीजें हैं। यहाँ लीगल डॉक्यूमेंट की आज जो चैप्टर है वो लोन्स के डॉक्यूमेंट का चैप्टर चल रहा है। ठीक है, सर विड्रॉल का डॉक्यूमेंट क्यों नहीं बोलेंगे? डॉक्यूमेंट है ही नहीं वो। और डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें जो आज जो चैप्टर है वो डॉक्यूमेंट कौन से डॉक्यूमेंट का चैप्टर है, बताना कोई जरा। लोन्स लोन्स सर के डॉक्यूमेंट का। ठीक, चलो चलिए डिस्कशन तो होता रहेगा आगे, और आगे बात करते हैं। इन सम केसेस आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटी आर रिक्वायर्ड टू बी अंडरगॉन। फॉर एग्जाम्पल केस एडवांस तो लिमिटेड कंपनी, अगर लिमिटेड कंपनी को कोई भी एडवांस करते हैं तो उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में जरूर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ठीक है, और विद इन 30 डे के बाद भी होता है लेकिन पेनल्टी लगती है अगले 30 दिन तक। ठीक, सिमिलरली इन केस ऑफ द क्रिएशन ऑफ रजिस्टर्ड मॉर्गेज, तो रजिस्ट्रेशन मॉर्गेज कर रहे हैं तो आप रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस विद इन 4 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द डीड। अब यहाँ पर ये जो रजिस्टर्ड मॉर्गेज के लिए 4 मंथ का समय दिया हुआ है। If these formality are not observed by the bank, have to lose priority over। अब ये जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसका मतलब होता है प्रायोरिटी ऑफ द चार्जेस। प्रायोरिटी ऑफ द चार्जेस का मतलब किस बैंक ने पहले लोन दिया है उसका अधिकार पहले होगा उसमें। ठीक है, अच्छा अब डॉक्यूमेंट ले भी लिया आपने, लेकिन डॉक्यूमेंट लेने के कि वो वैलिड रहे या इन्फोर्स रहे, जिंदा रहे वो डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट अंग्रेजी में लाइव होता है, लाइव डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट टेक बैंक क्रिएट फैसिलिटी डू नॉट परपेचुअल लाइफ, यानी ऐसा नहीं कि एक बार डॉक्यूमेंट ले लिया तो 30 साल तक वही चलता रहेगा। तो उसमें लिमिटेशन एक्ट में प्रोविजन किए गए हैं, और इस लिमिटेशन एक्ट का जो चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें पूरे टाइम्स आएंगे वो देख लेंगे। उसमें क्या है, लिमिटेशन डीपी नोट इज फॉर कितने साल के लिए, 3 साल के लिए है। ठीक है, और मोस्टली 3 साल के लिए है, लेकिन कई डॉक्यूमेंट्स ऐसा 12 साल के लिए, कई डॉक्यूमेंट 30 साल के लिए, और कई डॉक्यूमेंट के लिए कोई प्रोविजन अभी तक नहीं आया। ठीक है, इफ द लोन इज नॉट रिपेड इन द पीरियड लिमिटेशन, तो उस लिमिटेशन में अगर उसने लोन पे नहीं किया तो आपको वो लाइव करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, उसको बोलते हैं रिवाइव करना, डॉक्यूमेंट को रिवाइव करना। ठीक है, रिव्यू नहीं करना, रिवाइव करना, रिवाइवल बोलते हैं उसको। ठीक है, और सेक्शन 18 में लिमिटेशन एक्ट में व्हेन द बोरोवर एक्नॉलेज द डेट बिफोर एक्सपायरी, तो सेक्शन 18 में एक स्पेशल फैसिलिटी दे रखी है कि अगर वो डॉक्यूमेंट रिवाइव नहीं कर रहा लेकिन आपके वहां आके वो 2000 रुपए कैश जमा कर दे रहा है, उसके अकाउंट से ईएमआई कट रही है, या आपको चिट्ठी भेज रहा है कि मैंने जो लोन लिया उसमें बैलेंस आप 2 लाख दिखा रहे हो जबकि ये 1.5 लाख होना चाहिए, यानी वो एक्सेप्टेंस दे रहा है उसमें, तो ऐसी चीजें भी आपके डॉक्यूमेंट को अगले 3 साल के लिए रिवाइव कर देती है। इसको लिमिटेशन एक्ट में ढंग से पढ़ेंगे हम। ठीक है, एज पर सेक्शन 19 अगर जो बोरोवर का या उसका ड्यूली ऑथराइज है
वो पार्ट पेमेंट करता है, जो मैंने अभी बताया आपको कि वो कैश पेमेंट करता है, ईएमआई करता है, तो भी जो है वो एक्सटेंड हो जाता है वन मोर पीरियड। वन मोर पीरियड से मतलब है कि 3 साल का या 12 साल का या 30 साल का जो भी पीरियड है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, सूट कैन नॉट बी फाइल्ड अगर टाइम बार डॉक्यूमेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, टाइम बार डॉक्यूमेंट बोलते हैं, और टाइम बार डॉक्यूमेंट हो गया तो सूट आप यानी कोर्ट में नहीं जा सकते। इवन द प्रोविजन रिगार्डिंग condonation of delay taking appropriate legal action as per 5 of the Limitation Act is not applicable for filing a suit for recovery of debt. Hence, if the document are time barred, the bank right to legal. तो कहता है कि वो जो उसमें एक्सटेंशन वाला पार्ट है कि भाई साहब हमसे गलती हो गई, 3 साल हो गए थे, हम छूट गए थे, हमारे वहाँ ब्रांच में कोरोना निकल आया था, ये हो गया था, वो कुछ नहीं सुना जाएगा। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट का रिन्यूअल की बात आई, तो डॉक्यूमेंट की रिन्यूअल की बात जो मैं भी बात बोला था आपसे, क्या चीज है, रिन्यूअल और वेरिएशन विद इन द लिमिट द बैंक शुड ऑब्टेन ए फ्रेश सेट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो अगर उसने कोई कागज नए करे, उसका लाइसेंस रिन्यू हो गया, कुछ चीज और है, तो एग्जिस्टिंग सेट ऑफ डॉक्यूमेंट कैंसिल करने के बाद न्यू डॉक्यूमेंट आपको लेना होता है। It is not mandatory to obtain a fresh set of documents for renewal of the credit facility. A formal letter of the borrower agreeing to continue the credit facility by the bank for further period, say 1 year, at his request would suffice. Acknowledgement of debt and security. तो जब भी आप ऐसा काम करेंगे तो उससे आप लिखवा के ले लेंगे कि भैया कितना पेमेंट आपने देना है, तो वो एग्री करना चाहिए। अगर वो एग्री कर रहा है कि मुझे इतना पेमेंट देना है बाकी है, तो उसमें आप ये मान लेंगे कि हाँ ठीक है, इसने आप एग्री कर दिया, तो हमारा डॉक्यूमेंट क्या हो गया, रिन्यू हो गया। ठीक है, रिवाइवल ऑफ टाइम बार, तो एक क्वेश्चन सिंपल सा मेरा ये है कि क्या टाइम बार डॉक्यूमेंट रिव्यू हो सकते हैं? हेलो, टाइम बार डॉक्यूमेंट रिव्यू हो सकते हैं? होने नहीं चाहिए लेकिन हो सकते हैं, पर कब, कोर्ट जाने से पहले। इसीलिए पीछे उसने मना किया है। टाइम बार डॉक्यूमेंट कोर्ट लेके जाओगे नहीं मानेगा, तो आप पहले क्या करो, उसे रिवाइव कर दो। अब रिवाइव कैसे करते हैं, कोई बता सकता है कि टाइम बार डॉक्यूमेंट को रिवाइव करने के लिए कितने रुपए का स्टैंप लगता है? 100 रुपए का सर। 100 रुपए का लगता है, और वो एक 1 पेजर या 2 पेजर डॉक्यूमेंट होता है। सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट कराते हैं जो है, हाँ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट बोलते हैं इसको। तो लेकिन ये सिर्फ टाइम बार डॉक्यूमेंट के लिए होता है। तो सेक्शन 3 ऑफ सब सेक्शन ऑफ 3 मैंने 25(3) कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोला गया है, दिस सेक्शन प्रोवाइड द प्रॉमिस मेड इन राइटिंग साइन बाय द पर्सन बी चार्ज देयरविद बाय हिज एजेंट। वो सब लोग साइन अगर करेंगे और सारा डेट और पार्ट ऑफ द डेट वो करेगा, तो उस कंडीशन में ले सकते हैं। क्रेडिटर माइट हैव इन्फोर्स पेमेंट बट फॉर द लॉ ऑफ लिमिटेशन सूट इट इज नॉट ए वॉइड फॉर वांट ऑफ कंसीडरेशन। तो वॉइड नहीं करता है, अगर आपने ऐसा करा लिया तो आपकी पुरानी चीजें खराब नहीं होंगी। अब फ्रेश प्रॉमिस लिया जाएगा उससे। टाइम बार डेट कन्फर्स द फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन। तो फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन का मतलब उस डेट से फिर रिन्यू हो जाएगा, उसके बाद +3 ईयर वाला क्लॉज आ रहा है। द प्रॉमिस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड और नेसेसरी इंप्लाइड। A fresh promise is a good consideration for the time bar debt, यानी फ्रेश ले लिया आपने। फ्रेश डॉक्यूमेंट ऑब्टेन शुड बी फॉर द प्रिंसिपल एंड द अप टू डेट इंटरेस्ट, सब कुछ को मिला करके आप फ्रेश उसमें लिखवा लेंगे। ठीक है, अब क्या कर रहा है देखो इसमें कैसे वर्ड्स ले रखा, आई एम अरेंजिंग टू पे द अमाउंट ऑफ अबाउट 50,000 बाई कैश, फॉर द रेस्ट ऑफ द अमाउंट आई विल अरेंज द स्टैंड बैंक गारंटी। मतलब वो पूरा चीज लिख रहा है उसमें। स्टेटमेंट मेड बाय द विटनेस इन कोर्ट एडमिटिंग ए टाइम बार डॉक्यूमेंट। अब देखो टाइम बार डॉक्यूमेंट हो गया, लेकिन वो कोर्ट में विटनेस कर रहा है, डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए प्रॉमिस टू पे विद इन द मीनिंग ऑफ। तो कोई विटनेस ले आया आप, वो विटनेस कह रहा नहीं कि इसने लोन ले रखा है, मेरे सामने लिया था, वो कोई माने नहीं रखता। तो इस केस में इट इज नेसेसरी टू शो द देयर वाज एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, यानी वो जो बंदा है वो प्रॉमिस दिखाए अपना, वो वहां पे जाके कह दे कि मैंने सब लोन लिया, नहीं माना जाएगा। उसको एग्रीमेंट दिखाना प्रॉपर बैंक के साथ। As a mere acknowledgement of liability, even if implied promise would not sufficient for the purpose। ये केसेस में इसमें बताया गया इसमें। ठीक है, ऐसी कलकत्ता हाई कोर्ट का भी एक केस है, that a mortgage by deposit title deed in lieu of the bar debt is valid was not govern it because it is a payment of the debt and it as much as the mortgage virtually discharged by the debt by assigning the mortgage and interest corresponding in the money credit। ये केस है, सिंपल केसेस का देख लेना आप लोग। सेफ कीपिंग बहुत जरूरी है। पेपर तो ले लिए, पता नहीं कहाँ रखे हुए, ढूंढने पे मिल नहीं रहे। तो कई सेंटर्स ने तो क्या कर दिया देखो, 20 से 25 ईयर तक के लिए उन्होंने बना दिया अपना आर्काइवल डॉक्यूमेंट आर्काइवल सेंटर बना दिया, वहां से डॉक्यूमेंट सारे मिल जाते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंपिंग डॉक्यूमेंट। बहुत सारी बात हमने इसमें कर ली है, इंडियन स्टैम्प एक्ट की बात कर ली है। As per section 17 of the all instrument chargeable with duty and executed by any person Indian shall be stamped before the time। तो वो जो है पर्सन इन इंडिया होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर वो इंडिया से बाहर का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लीजिएगा, अगर इंडिया से बाहर का है तो डॉक्यूमेंट तो उसने कनाडा में सब साइन कर दिए, लेकिन वो इंडिया में आएंगे और आने के 3 मंथ के अंदर वो
स्टैम्प्ड हो जाएंगे। क्या बोलता है देखो, अदर देन बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात छोड़ते हुए एंड प्रॉमिस, इन दोनों की बात छोड़ते हुए और द डॉक्यूमेंट है विच आर चार्जेबल विद ड्यूटी एंड एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ इंडिया मे बी स्टैम्प्ड विद इन 3 months एज इट हैज फर्स्ट रिसीव्ड इंडिया। तो जब इंडिया में आ जाएंगे तो उसके 3 month के अंदर उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी है उसके साथ पेमेंट करके लगा दी जाएगी, तो ये मान लिया जाएगा कि ठीक है। सेक्शन 19, द फर्स्ट होल्डर इन इंडिया, सेक्शन 19 at the first holder in India of any bill of exchange payable otherwise than on demand or promissory note drawn made out India shall affix there to be proper stamp and cancel the same before the he present the same for acceptance for payment of endorsement or transfer, otherwise the negotiates the same in India। तो सेक्शन 19 में क्या बोला, जो फर्स्ट होल्डर इन इंडिया है, एनी बिल ऑफ एक्सचेंज, जो ऊपर वाली बात बोली थी, तो ये सेक्शन 18 में तो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट को मना किया है, यानी सेक्शन 18 अदर डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है और सेक्शन 19 जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज और डिमांड प्रोमिसरी नोट के बारे में बात करता है। सेक्शन 35 में ये इंडियन स्टैम्प एक्ट की बात हो रही सारी। प्रोवाइड एनी पर्सन शैल नॉट एडमिट एन इंस्ट्रूमेंट नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड इन एविडेंस फॉर एनी पर्पज, हाउएवर instruments other than bill of exchange or promissory note can be admitted in evidence of payment of duty with which the same is chargeable together with a penalty of 5 rupees or 10 times of the। तो उसमें कह रहा है कि वो जो इंडिया में आएंगे तो उसमें अगर वो नहीं करता है, बाद में करता है, तो उसमें 5 रुपए की पेनल्टी और 10 टाइम जो भी प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी होती है, जो भी ज्यादा है वो लगेगी उस कंडीशन में। ये ना सेल नॉट एडमिट एन इंस्ट्रूमेंट, अगर नहीं करता है तो बाद में अगर कभी भी करेगा तो उसको इस कंडीशन के साथ अलाउ कर दिया जाएगा। चलो सिक्योरिटाइजेशन की बात कही थी, सिक्योरिटाइजेशन कई बार बता दिया, फिर भी मैं एक बार और बताता हूँ। सिक्योरिटाइजेशन में क्या होता है कि जो लोन होते हैं, यहाँ मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि ए को लोन दिया बैंक ने 5 लाख रुपए का, ठीक है, और ये एनपीए हो गया। अगर ये लोन एनपीए हो गया, इस कंडीशन में ये लोन एआरसी को जा सकता है। अब एआरसी के पास पैसा नहीं है, तो जो क्यूआईबी हैं ये पैसा इकट्ठा करते हैं और क्यूआईबी को देते, एआरसी को के थ्रू वो देते हैं बैंक को। तो बैंक का तो लोन क्लोज हो गया, बैंक का लोन क्लोज हो गया, और एआरसी इस क्यूआईबी को एक प्रॉमिस देती है। इस प्रॉमिस को ही हम सिक्योरिटी रिसीट बोलते हैं, ठीक है, इसको ही हम सिक्योरिटी रिसीट बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट है, देखो। Keeping in mind that above factors among many other, the Securitization and Reconstruction Financial Assets SARFAESI Act जो है was enacted। The act deals with the 3 aspect। क्या है, पहला तो क्या है, आपकी जो भी आपने सिक्योरिटी गिरवी में रखी हुई है उसको इन्फोर्स कराना, यानी कब्जे में लेना, पोजीशन में लेना, पोजीशन में लेना। दूसरा क्या है, ट्रांसफर ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट टू सिक्योरिटाइजेशन कंपनी। तो ये जो मैंने नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, यही एग्जांपल तो दिया है, ये सेकंड पॉइंट है कि वो क्या कर रहा है, एनपीए से एआरसी को दे रहा है। तीसरा क्या है, सॉरी दूसरे में, विच विल देन डिस्पोज द एसेट्स, वो क्या करेगा, उसको सेल करके आपका लोन जमा करा देगा एआरसी, ठीक है, मतलब वो लोन जमा नहीं कराएगा, उसको डिस्पोज करके अपना कमीशन और चार्जेस रखेगा, बाकी पैसा क्यूआईबी को पहुंचाएगा। तीसरा क्या है, टू प्रोवाइड ए लीगल फ्रेमवर्क फॉर सिक्योरिटाइजेशन एसेट। तो सिक्योरिटाइजेशन करने का ये जो तीसरा वाला पॉइंट बताया मैंने, ये सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस है, उससे वो करेगा। तो यहाँ पे दिखा देखो, कैन आइदर फाइनेंस द एक्विजिशन ऑफ देयर ओन रिसोर्सेज, या तो एआरसी अपने पैसे से दे देगा इसको, या क्यूआईबी से लेगा। ये लिखा ना, रेज रिसोर्सेज फ्रॉम क्यूआईबी बाय सिक्योरिटाइजिंग द फाइनेंशियल एसेट एंड इश्यूइंग देम सिक्योरिटी रिसीट एज पर म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन। द गाइडलाइंस फॉर सच एक्विजिशन हैव प्रिस्क्राइब्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सिक्योरिटाइजेशन में कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना है, क्योंकि ये बार बार हम जब भी मैं सिक्योरिटाइजेशन की बात आती है मैं इसको डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ, बहुत कंफ्यूजन रहता है आप लोगों को उसमें। हाँ सर, किस टाइप का एनपीए को हम एआरसी को दे सकते हैं सर, और ये ब्रांच लेवल पर होती है क्या? नहीं, ये एक्चुअली क्या है ना, इसमें जो एआरसी हैं वो आपके टॉप सेंट्रल ऑफिस में रजिस्टर्ड होती हैं आपके बैंक के साथ, और इनको जो लोन्स की लिस्ट होती है उसमें दी जाता है, उसमें से कौन से ले रहे हैं कौन से नहीं ले रहे हैं, ये अपेक्स लेवल पे होता है, इसका ब्रांच लेवल से कोई भी कंसर्न नहीं होता है। ये रिकवरी एजेंसी से अलग काम है। यस सर। और जब ये एआरसी को खाता चले जाता है ना, तो आपकी बुकों से आउट हो जाता है। तो ये एक्चुअली सर जैसे मॉर्गेज वाला सब लोन होता है, ये सब एनपीए अगर होता है तो ये सब जाती होगी एआरसी को, मॉर्गेज और छोटे छोटे लोन तो बहुत सारे एनपीए पड़े हैं सर। हैं? बोला तो छोटे छोटे लोन तो बहुत सारे ब्रांच में पड़े हुए हैं एनपीए। हाँ, उनके लिए वो नहीं करते हैं, उनके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होता बैंक, उनके लिए अपना राइट ऑफ है
या OTS स्कीम है, इस तरह की कोई भी चीजें होती हैं वो कर देता है। तो कितने अमाउंट से सर इसमें आएंगे? सरफेसी जो लगता है 1 लाख से ऊपर वाले अकाउंट पे लगता है। तो अमूमन लगभग ये लोन इसमें आ जाए, क्या चीज? तब तो अमूमन ज्यादा वाले लोन आ जाएंगे इसमें, 1 लाख से ऊपर वाले। नहीं आ जाते हैं, लेकिन बैंक अपना प्रयास भी तो करता है, सोचता है कि भाई कुछ दिन और रुक जाओ, कुछ दिन और रुक जाओ, कोशिश करता है। तो सर सरफेसी लगने के बाद भी ARC को हाँ बिल्कुल ट्रांसफर हो सकता है। अगर आपने सरफेसी का नोटिस दे दिया किसी को, पोजीशन में भी दिया, तो भी ARC को जा सकता है, क्योंकि ARC आपको पैसा दे रहा है ना, और पोजीशन में लेने से पैसा थोड़ी आ रहा है आपका। तो सर ARC को नेक्स्ट पॉइंट पे होता है, ARC को देने के बाद तो बैंक का कोई मतलब ही नहीं रहता लोन से। बिल्कुल नहीं रहता वो, क्योंकि ARC आपको पैसा देता है, किनारे हो जाता है आप उससे। यस क्लियर है सर। और ये ARC वाला पॉइंट मैं बार बार डिस्कस इसलिए करता हूँ कि जब भी एग्जाम में आता है ARC से क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे वो GIB का LRB पेपर हो, चाहे वो रिटेल पेपर हो CIB का। विदाउट सिक्योरिटी अगर लोन है तो क्या वो ARC को बिल्कुल नहीं लेता। क्यों लेगा ARC बताओ? कहाँ से रिकवरी करेगा? सरफेसी देखो सर ये क्या है, जैसे NPO वगैरह ARC को जाता है, उससे पहले जैसे प्रोविजनिंग वगैरह करते हैं, तो जितना पैसा उधर से मिलता है वो प्रोविजनिंग का क्या रहता है? वो देखो, अगर आपका पैसा जो है प्रोविजनिंग से ज्यादा मिला हुआ है तो सीधे सीधे प्रॉफिट में चला जाता है वो प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन जो होता है आपके प्रॉफिट को कट करता है, ठीक है? क्योंकि बैड लोन की रिकवरी होने का मतलब प्रॉफिट है। उस साल उतना प्रोविजन कम हो जाएगा, कम करेंगे तो प्रॉफिट नेट डेफिनेटली बढ़ेगा।